बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार ने वर्ष 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। मकसद था राज्य को नशा मुक्त बनाने का। अब 2024 में शराबबंदी के कुल 8 साल हो चुके हैं। इतने सालों में शराबबंदी को लेकर कई तरह की बातें कही गईं। कभी इसको खत्म करने का शोर मचा तो कभी शराबबंदी के सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा हुई। हालांकि 2016 में राज्य में शराबबंदी तो लागू हो गई, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद बिहार के युवा सूखे नशे की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से गांजा, अफीम, कोकीन और चरस का नशा शामिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरह की नशाओं का सेवन लगभग हर गली मोहल्ले में होने लगा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शराबबंदी के सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ इसके नकारात्मक परिणाम भी बिहार के युवाओं पर दिखने लगे हैं। ऐसे में शराब से भी खतरनाक नशे की जद में बिहार की युवा पीढ़ी आती जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की साल 2018 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 के बाद से राज्य के विभिन्न जगहों से गांजा और मादक पदार्थों की बड़ी मात्रा में जब्ती की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में करीब 14,000 किलो गांजा, 251 किलो चरस, 3.2 किलो हेरोइन और 5.5 किलो अफीम बरामद किया गया। जबकि 26 दिसंबर 2023 को भी पटना पुलिस ने नशा कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई की थी। तब रामकृष्ण नगर से पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया था। वहीं इनके पास से 534 ग्राम स्मैक बरामद किया गया था, जिसकी कीमत लाखों में बताई गई थी। फिर 17 जनवरी 2024 को पटना के दीघा में करीब 700 नशे का इंजेक्शन बरामद किया गया। इसकी कीमत भी लाखों में बताई गई। गिरफ्तार तस्कर स्कूली बच्चों और युवाओं को अपना निशाना बनाता था। वो घूम घूम कर इंजेक्शन बेचा करता था। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI की भारत में तस्करी पर साल 2020 से 21 की रिपोर्ट के मुताबिक गांजे की जब्ती के मामले में बिहार पहले नंबर पर है। इस साल बिहार में 12 मामलों में कुल 13,446 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। इस रिपोर्ट में गांजे की जब्ती के मामले में नागालैंड दूसरे स्थान पर रहा, जहां 10 मामलों में 9,001 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश 8,386 किलोग्राम के साथ इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मनोरोग विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि 2016 से हमारे राज्य में शराबबंदी हुई है। उसके बाद जो लोग एडल्ट थे वो गांजा सहित अन्य नशा की तरफ रुख कर गए, लेकिन 12 या 13 साल से लेकर 18 या 20 साल के युवा वर्ग गांजे के नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं। परिवार से बहुत ज्यादा पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, ये सस्ता और सब जगह अवेलेबल होता है। तो देखा गया कि बच्चों में ये नशा अपने आप काफी पॉपुलर हो गया। उन्होंने इसके आगे कहा कि इसे लेने के बाद बच्चों को लगता है कि नशा करने के बाद मानसिक शांति मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है। पहली बार जब बच्चे नशा करते हैं तो उनके मन में होता है कि देखते हैं कैसा लगता है। कई लोग एक्सपेरिमेंट के लिए शुरू करते हैं, तो कई लोग इसलिए नशा करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में परेशानी है, नशा करेंगे तो शांति मिलेगी। डॉक्टर राजेश कुमार ने यह भी बताया कि स्मैक, हीरोइन, इंजेक्शन, गांजा, अफीम और कोकीन जैसे नशीली पदार्थ के तरफ युवा रुख कर रहे हैं। कुछ लोग नींद की गोलियों का भी सेवन करते हैं। कोई भी नशा सेफ नहीं होता है। 2016 से जब से हमारे राज्य में शराबबंदी हुई है, तो उसके बाद जो लोग एडल्ट थे वो लोग कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों पे सब्स्टिट्यूट कर गए, जैसे कि वो गांजा हो, चाहे वो और तरह की नशाएं होती हैं, नींद की गोलियां, ये सब सेवन करने लगे। लेकिन जो बच्चे हैं, खासकर जो बच्चे 12-13 साल से लेके 18 के बीच के जो युवा वर्ग हैं, इनके अंदर देखा जाता है कि ये लोगों को ना ये जो गांजे का नशा है, जिसे कहते हैं कैनबिस, वो बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत चीप है। इसमें मतलब उनको परिवार से बहुत ज़्यादा पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तो सस्ता है और सब जगह अवेलेबल है। तो देखा गया कि बच्चों में ये नशा अपने आप काफ़ी पॉपुलर हो गया, और इसको लेने के बाद जो उनको मानसिक जो इफ़ेक्ट होता था, जैसे कि उनको लगता था कि नशा लेने के बाद वो ज़्यादा रिलैक्स थे, उन्हें एक मानसिक शांति मिलती थी,
या कुछ न कुछ एक्साइटमेंट मिलता था। अक्सर जब लोग नशा करते हैं पहली बार तो उनका पर्पस होता है कि देखते हैं कैसा लगता है, या किसी दोस्त ने बोला कि ये ट्राई करो, देखो तुम्हें भी ऐसा लगता है। तो कई लोग शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, कई लोग शुरू करते हैं प्लेजर के लिए, और कई लोग नशा शुरू करते हैं कि कुछ अगर ज़िंदगी में परेशानियां चल रही हैं तो उससे कोप अप करने के लिए, कि बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है, तो नशा करते हैं तो मन थोड़ा शांत रहता है। लेकिन ओवरऑल चाहे वो तंबाकू हो, सूखे नशे के तौर पे, गुटखे के तौर पे, या सिगरेट के तौर पे, या गांजा हो, या जैसे आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं अफीम की नशा है, जैसे हेरोइन, स्मैक, इंजेक्शन, इवन जो बहुत रिच, वैसे जो बहुत अमीर वर्ग के लोग हैं वो कोकेन भी लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पटना में ये नशा उतना कॉमनली नहीं देखा जा रहा है जितना हम लोग देखते हैं तंबाकू, गांजा, शराब। कुछ लोग नींद की गोलियों का भी सेवन करते हैं। तो कोई भी नशा सेफ नहीं होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो युवा वर्ग होता है उसको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ रुकना है, क्योंकि 18 साल के पहले उनकी बुद्धि का पूरा विकास नहीं होता है, ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये जो होता है 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, ये जब नशा करते हैं तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं करते हैं। नशा करके गाड़ी चलाना, नशा करके उल्टे सीधे काम करना, तो क्योंकि ये बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो हम लोग जैसा कहते हैं कि 18 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं ये इमोशंस से ज़्यादा काम करते हैं, दिमाग से कम काम करते हैं। तो हम लोग कहते भी हैं कि ये जो ब्रेन होता है 18 साल के पहले, इसमें एक्सेलरेटर है लेकिन ब्रेक नहीं है। आपने देखा होगा बच्चे जब गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट नहीं लगाते हैं या रिस्क लेते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जो 18 से कम के होते हैं। तो हम लोगों को इस वर्ग के लिए ज़्यादा चिंता है कि ये बच्चों को हम कैसे रोकें, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर युवा वर्ग में या बचपन में नशा शुरू करता है तो इसके नुकसान और इसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। गांजा के नशा से दिमाग पर क्या असर पड़ता है, किस किस तरह की बीमारी हो सकती है? जैसे कि गांजे के नशे से मैं कहूँ तो सबसे जो एक बैड इफ़ेक्ट होता है वो होता है कि उनको अजीब अजीब से एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि शक करना, वहम करना, कानों में आवाज़ें आना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें लगता है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति बन चुका हूँ, जिसे कहते हैं ना कि सुपीरियरिटी या ग्रैंडियोसिटी आती है। और कई बार उन्हें घबराहट, बेचैनी, ये भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। तो चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे साइकोसिस हो। साइकोसिस में क्या होता है कि उन्मादता हो जाती है, जिसमें इंसान को सही गलत का आभास नहीं होता है, और कई बार वो इतने विक्षिप्त हो जाते हैं कि कई बार वो एग्रेसिव और वायलेंट भी हो जाते हैं और समाज के लिए और परिवार के लिए खतरा बन जाते हैं। किस तरीके से इससे निजात पाया जा सकता है? देखिए, नशा या एडिक्शन एक ब्रेन की प्रॉब्लम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक बिहेवियर कंपोनेंट होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रातों रात एडिक्टेड नहीं होता है। तो जैसे नशा धीरे धीरे इवॉल्व होता है, वैसे नशा धीरे धीरे छूटता भी है। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई दवाई नहीं है कि कोई हम दवा दें और नशा छूट जाए। तो इसमें हम लोग कहते हैं बायोमेडिकल और साइकोसोशल दोनों ट्रीटमेंट होते हैं। दवाइयाँ भी हैं और साइकोसोशल ट्रीटमेंट होता है। साइकोसोशल का मतलब काउंसलिंग करना, परिवार को काउंसिल करना, व्यक्ति को काउंसिल करना, और जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसको एक क्रिमिनल या एक वीक पर्सन, या एक कहते हैं ना कि भाई इसमें कैरेक्टर डिफेक्ट है, ये व्यक्ति तो बिगड़ा हुआ है, ऐसा नहीं ट्रीट करें। जैसे और भी बीमारियां होती हैं, जैसे किसी को ब्लड शुगर है या हाइपरटेंशन है, वैसे ही एडिक्शन एक बीमारी है। तो इन लोगों को हमें केयर की ज़रूरत है, कॉम्पैशन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, न कि इनको मार्जिनलाइज कर दें या इनको आप कहते हैं ना कि क्रिटिसाइज करें। तो कुल मिला जुला के काउंसलिंग, दवाइयाँ और परिवार का पॉजिटिव सपोर्ट और समाज का सपोर्ट इन लोगों को काफ़ी हेल्प करता है इस नशे से निजात पाने में। ज़्यादातर क्राइम होते हैं उसमें सर देखा जाता है कि वो नशा करके, तो नशा के बाद इस तरह का होता है क्या कि जैसे मैंने बताया ना कि नशा करने के बाद आपका जो ब्रेन है ना या माइंड, वो अपने में नहीं रहता है। नशा करने के बाद जो आपकी जजमेंट होती है, जजमेंट,
कि सही और गलत में पहचान वो कम हो जाती है। और जो नशा जितना ज़्यादा दिमाग को असर करेगा, जैसे कैनबिस या शराब, आपने देखा होगा शराब पी के लोग कई बार बहुत गलत काम करते हैं। तो कोई भी नशा, चाहे वो शराब हो चाहे गांजा, अक्सर इंसान को विक्षिप्त बना देता है, जिसमें उनकी जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है वो पुअर हो जाती है, और वो उस टाइम पे ये नहीं समझ पाते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं क्राइम कर रहा हूँ, वो गलत है या सही है। उन्होंने बताया कि बच्चों को इस तरह के नशे से अजीब अजीब तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे शक करना और कानों में आवाज आना। डॉक्टर राजेश कुमार ने यह भी बताया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन चुका हूं। कई बार उन्हें घबराहट और बेचैनी भी होने लगती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति रातों रात नशा का एडिक्टेड नहीं होता है, वैसे ही धीरे धीरे कोशिश करने से नशा छोड़ा जा सकता है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, बायोमेडिकल और साइकोसोशल दोनों तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि नशा करने वाले व्यक्ति के साथ भेदभाव या अलग तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। एडिक्शन एक बीमारी है और ऐसे लोगों को केयर की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, न कि इनको क्रिटिसाइज करें। ऐसे में परिवार और समाज का पॉजिटिव सपोर्ट अगर उन्हें मिलेगा तो इस तरह के नशे से वो अलग हो सकते हैं। डॉक्टर राजेश ने कहा कि नशा के बाद ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, सही और गलत की पहचान नहीं होती है, और यही वजह है कि नशा के बाद ज्यादातर अपराध देखे जाते हैं। कोई भी नशा इंसान को विचित्र बना देता है, उनके फैसले लेने की क्षमता भी कम हो जाती है, यहाँ तक कि कई बार खत्म हो जाती है। वहीं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का भी मानना है कि सरकार ने शराबबंदी लागू किया, उसके बाद युवा सूखे नशे की तरफ रुख कर रहे हैं। शराबबंदी क्रांतिकारी कदम था, शराब महंगे बिक रहे हैं, लेकिन फिलहाल राज्य में शराब महंगे बिक रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों तक इसकी पहुंच नहीं हो पा रही है। इसलिए आम वर्ग और युवा वर्ग सूखे नशे की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शराबबंदी क्रांतिकारी कदम था नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन जिस तरीके से उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। ताज़ा उदाहरण है कि उनके मंत्री के द्वारा खुद कहा जा रहा है कि एक वर्ग के द्वारा सप्लाई करवाया जाता है, होम डिलीवरी की बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सवाल उसके बाद जो सबसे बड़ा बिहार सरकार के सामने खड़ा हुआ है वह यह कि शराबबंदी जब बंद हुई तो आम लोगों तक इसकी पहुंच नहीं हो पा रही, पैसे ज़्यादा लेते हैं माफिया। अब उसका परिणाम क्या हुआ, बिहार का युवा वर्ग या जो अन्य और लोग हैं, अधेड़ उम्र के जो लोग हैं जो शराब का नशा करते थे, वो सूखे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। परिणाम देखिए कि आर्थिक अपराध विभाग के द्वारा 5000 किलोग्राम गांजा जो है वो पकड़ा गया, 72 किलोग्राम जो चरस है, स्मैक है, ब्राउन शुगर है, और इसका असर ग्रामीण इलाकों तक है, शहरी इलाकों को छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कैसे यहाँ भाभी जी नाम से एक माफिया ने न जाने कितने जगहों पे ड्रग सप्लाई किया, इसका एक बड़ा चेन आ गया है। आप स्टेशन पर जाइए, पटना जंक्शन है, वहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। कभी कभी जब पुलिस एक्टिव होती है तो उसे पकड़ा भी जाता है। लेकिन आपने उड़ता पंजाब का नाम सुना होगा, उस पर फिल्में बनी हैं। अब बिहार की स्थिति भी बहुत भयंकर होते जा रही है। नेपाल से सटा इलाका जो पाकिस्तान से लेकर के बाकी जगहों से वहाँ नशा सप्लाई होता है, सूखा ड्रग सप्लाई होता है, और वे सीधे सीधे दक्षिण बिहार तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं। इसका एक दुष्परिणाम और है कि सूखा नशा जो बच्चे कर रहे हैं, जब वे सूखे नशे की आदी हो जाते हैं तो वो उस नशे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। मतलब छोटा अमाउंट भी उनको अगर मिल जाए, बहुत छोटा, तो उसके लिए वो मर्डर या बाकी छिनतई कुछ भी किसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं, और अपराध भी उससे बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कितना ब्रूटल जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, उसका कैरेक्टर बदल रहा है, उसका चरित्र बदल रहा है। तो परिणाम बहुत अच्छा नहीं है। सरकार को सचेत होना होगा कि आखिर किस तरीके से हम उड़ता बिहार होने से इसे बचाएं। वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी ने कहा कि सूखे नशे का असर ग्रामीण इलाकों तक है। भाभी जी नाम से एक माफिया ने लगातार युवाओं के बीच सूखे नशे का सप्लाई किया।
जिसका खुलासा भी हुआ। उड़ता पंजाब का आपने नाम सुना होगा, फिल्में भी बनी हैं। बिहार की स्थिति बहुत भयंकर होते जा रही है। नेपाल से सटे इलाकों से ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है और सीधे सीधे उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूखे नशे के आदी होने के बाद युवा कुछ भी करने को तैयार हैं, लिहाजा छोटे अमाउंट के लिए वो बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अपराध भी इससे बढ़ रहा है, अपराध का कैरेक्टर बदल रहा है। परिणाम बहुत अच्छा नहीं है। सरकार को सचेत होना होगा कि आखिर किस तरीके से उड़ता बिहार होने से इसे बचाएं।